आज के क्लास में हम लोग डीएनए का कार्य के बारे में पढ़ना है कि डीएनए का कार्य क्या होता है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन हम लोग देखे थे कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, एक डीएनए से नया डीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसका कार्य बेसिकली क्या होता है डीएनए का, तो पहले से हम लोग जानते भी है जो डीएनए का कार्य होता है आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण कराना। ये एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्थानांतरित किया जाता है। तो दिया हुआ है इसमें कि आनुवांशिक गुणों का भंडार होने के कारण इसमें आनुवांशिक जो गुण का भंडार होता है ये जीन के रूप में पृथक, ये किस रूप में पृथक होता है उसमें डीएनए में तो जीन के रूप में होता है। पृथक गुणों को संचालन पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है जीन के जरिए, ठीक है। इसलिए डीएनए का खंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और वही क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहता है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य संचालन होता है। डीएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य संचालन होता है। डीएनए जो होता है क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए जो होता है क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। संश्लेषण का मतलब भी होता है उसका बनाना, तो डीएनए का एक और काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, क्योंकि इस क्रिया में प्रयुक्त होने वाले आरएनए और एंजाइमों का निर्माण डीएनए से ही होता है। अब देखो ये जो होता है प्रोटीन का निर्माण ऐसे ही नहीं हो जाता, इसमें आरएनए का भी प्रयोग किया जाता है, तब जाके क्या होता है प्रोटीन का निर्माण होता है। आणविक स्तर पर डीएनए का उत्परिवर्तन द्वारा पौधे में हम लोग उत्परिवर्तन शब्द पढ़े थे कि इसमें कुछ अचानक से कुछ परिवर्तन लाकर कुछ नए टाइप का उसमें गुण देखने को मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन कराकर डीएनए का आणविक स्तर पर डीएनए में उत्परिवर्तन कराकर ये इंसानों के द्वारा किया जाता है उन्नत किस्म का रोग प्रतिरोधक एवं उपज देने वाली जातियाँ उत्पन्न की जाती है। जैसे कि ये ज़्यादातर कृषि वगैरह में किया जाता है कि ऐसा कोई फसल का निर्माण किया जाए, ऐसा कोई फसल का निर्माण किया जाए जो क्या हो कि जैसे कि कीट वगैरह क्या करते हैं फसलों को खराब कर देते हैं, कुछ ऐसा फसल का निर्माण किया जाए कि वो कीट उस पर बैठे तो खुद उसको क्या करे, कीट को खत्म कर दे और उसी को बोले रोग, कोई भी उसको बीमारी से जो लड़ने की क्षमता हो ज़्यादा हो, तो भी बीमारी से भी क्या होता है बहुत सारे फसल खराब हो जाते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो और ज़्यादा मात्रा में उपज दे सके, ऐसा उत्परिवर्तन कराया जाता है आणविक स्तर पर डीएनए में उत्परिवर्तन कराकर ऐसा फसल का निर्माण किया जाता है। आगे दिया है कि बायोटेक्नोलॉजी की विधि से, बायोटेक्नोलॉजी मतलब हो गया कि बायोलॉजी में जितना भी टेक्नोलॉजी होता है वो सबके उपयोग करके डीएनए के टुकड़े के द्विगुणन द्वारा उत्पन्न डीएनए की अणु पैदा किए जाते हैं। तो इसका द्विगुणन कराकर एक डीएनए का अणु पैदा करते हैं जिससे कई कठिन समस्याओं का सुलझाने में सहायता मिलता है। नए डीएनए का निर्माण करके कई बहुत सारे कठिनाइयों को सुलझाया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा डीएनए के खंड को एक प्राणी के कोशिका से अलग कर किसी दूसरे प्राणी कोशिका में डीएनए को प्रतिरूपित करने का आनुवांशिक। अब देखो किसी को रोग है, उस जो डीएनए का काम है वो क्या किया जाता है, उसको हटाकर दूसरे प्राणी से डीएनए लेकर उसमें स्थानांतरित कराया जाता है और उस रोग को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। ज़्यादातर जो जेनेटिक रोग होता है उसमें ऐसा किया जाता है। तो ये सब क्या था कि डीएनए का हम लोग क्या कार्य देखने को देख रहे हैं, क्या वर्क होता है डीएनए क्या करता है उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रोटीन संश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार, प्रोटीन उसमें क्या होता है डीएनए के अंदर, प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जीवन संबंधी आवश्यक कार्यों को संपादन के लिए जीव को प्रोटीन की आवश्यकता है। ऑब्वियस है कि प्रोटीन की आवश्यकता है, प्रोटीन बहुत सारे कार्य को करता है। प्रोटीन हम लोग का मसल का ग्रोथ का आता है, साथ साथ हम लोग कोई भी बीमारी वगैरह से लड़ने की क्षमता क्रिएट करता है। तो ये सब जरूरत होता है हम लोग को किसी भी जीव में प्रोटीन का। इसके अतिरिक्त सभी जैविक क्रियाओं को एंजाइम की भूमिका उत्प्रेरक की होती है। अब हमको पता है कि जो जीव होते हैं उसमें उत्प्रेरक के रूप में कौन काम करते हैं, एंजाइम काम करते हैं। और एंजाइम जो होता है किसका बना रहता है, प्रोटीन का बना रहता है। एंजाइम जो होता है किसका बना रहता है, प्रोटीन का बना रहता है। तो ऑब्वियस है कि प्रोटीन का मात्रा रहेगा तभी जाकर वो एंजाइम सही तरीके से हम लोग शरीर में काम करेगा और हर एक क्रियाओं को सही तरीके से संपन्न करेगा। तो इसके लिए प्रोटीन का निर्माण होना जरूरी है।
जो प्रोटीन का जटिल रूप होते हैं, तो वही है जो एंजाइम होता है हम लोग के शरीर में, वो प्रोटीन का ही जटिल रूप होता है, वो प्रोटीन का ही बना हुआ रहता है। यह 20 प्रकार के सक्रिय अमीनो अम्ल से बना रहता है। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ये प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन जो होता है ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना रहता है। ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना हुआ रहता है। इस बात को याद रखना है कि ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से बना हुआ रहता है। दो अमीनो अम्ल के बीच जो अगर दो अमीनो अम्ल जिस बंध से जुड़ा रहता है, दो अमीनो अम्ल जिस बंध से जुड़ा रहता है उसको हम लोग पेप्टाइड बंध के नाम से जानते हैं। तो दो अमीनो अम्ल जिस बंध से जुड़ा रहता है उसको हम लोग पेप्टाइड बंध के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो कि याद रखना जरूरी है कि दो अमीनो अम्ल जिस बंध से जुड़ा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण के हेडिंग डाल के मैं पहला एक डॉट करके लिखना है, दो अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध रहते हैं, दो अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध रहते हैं। बस इतना लिख लेना है। यानी अमीनो अम्ल की पेप्टाइड बंध से जुड़कर संरचना का प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहलाते हैं। या तो उसको हम लोग प्रोटीन बोले या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बोले, जब आपस में वो जुड़ के लंबा सा चेन बनाते हैं तब। इसी तरह से समझा जा सकता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये किस प्रकार से जुड़ता है। अब ये देखो, ये एक अमीनो एसिड है जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, अमीनो अम्ल कह रहे थे। ये 20 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है, ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक अमीनो अम्ल का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से होता है और ये कैसे आपस में जुड़ा रहता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले तो अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये होता है H2NCH2COH होता है। यही बेसिकली अमीनो अम्ल का स्ट्रक्चर होता है, H2NCH2COH होता है। इसको अगर और अच्छे तरीके से दिखाएंगे तो ये नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और ये होता है C डबल कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, तो उसी का ये फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड OH होता है। अब देखो, एक अमीनो अम्ल से दूसरा अमीनो अम्ल कैसे जुड़ता है हमको पता है कि इधर जो है, फिर से एक बार और बना देते हैं, NH2 है और ये CH2 है, ये दो को दिखा दिए। ये होता क्या है कि एक तरफ से OH, इसका OH और इसका एक H निकलता है। मान लो कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। 2 हाइड्रोजन, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक इधर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से एक H निकलता है और यहाँ से एक OH निकलता है और यहाँ से H2O क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये आपस में क्या हो जाता है, दोनों बॉन्ड टूटता है, ये आपस में जुड़ जाता है। वैसे ही आगे का भी प्रोसेस होता है, यहाँ से OH निकलेगा, उसके बाद वाला से H निकलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे अमीनो अम्ल क्या होता है, आपस में जुड़ते जाते हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जाते हैं, जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं, जिसको हम लोग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहते हैं, जिसको हम लोग प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। तो इसी प्रकार से ये जुड़कर निर्माण करते जाता है। आगे दिया है कि विभिन्न प्रोटीन अमीनो अम्ल की संख्या, विभिन्न प्रोटीनों में अमीनो अम्ल की संख्या एक भिन्न होती है। अब देखो, अलग अलग प्रोटीनों में अमीनो अम्ल की संख्या अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि 10, 12 जितना भी होता है, लेकिन सब में अलग अलग देखने को मिलता है। लेकिन एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो ग्रुप के हमेशा पेप्टाइड बंध हो। आप देखो, वही चीज़ें यहाँ पर बता रहे थे कि एक तरफ के ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला OH ग्रुप और एक तरफ के नाइट्रोजन वाला H ग्रुप, ये आपस में हमेशा इसी के साथ जुड़ के क्या होता है, आगे जुड़ते जाता है। हमेशा ऐसे ही जुड़ता है। एक तरफ कार्बोक्सिलिक वाला समूह, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक वाला समूह कह रहे हैं, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक वाला समूह कह रहे हैं, जो ये COOH है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अभी दिखाए तो इसको कार्बोक्सिलिक वाला समूह कह रहे हैं और इसको अमीनो वाला समूह कह रहे हैं। यही क्या होता है, इसके नेक्स्ट वाला अमीनो वाले समूह से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक वाला समूह जुड़ता है। अभी दिखाए थे तो वही चीज़ दिख रहा है कि ये हमेशा पेप्टाइड बंध द्वारा ही जुड़ता है। 1948 में बीटल एंड टैम्पटम ने कवक न्यूरोस्पोरा पर प्रयोग कर बताया कि एंजाइम के संश्लेषण के लिए
एक जीन जिम्मेदार है। तो उन्होंने बताया था 1948 में कि जो एंजाइम का संश्लेषण होता है, एंजाइम का संश्लेषण का मतलब भी होगा कि प्रोटीन का निर्माण, इसमें कौन जिम्मेदार होता है? तो जो जीन होता है, जीन ही जिम्मेदार होता है। इसी परिकल्पना को एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत कहा गया, तो इसको बाद में एक नाम दिया गया, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। क्योंकि कुछ एंजाइम एक से अधिक पेप्टाइड बनाते हैं, तो वही चीज लिखा हुआ, कुछ एंजाइम ऐसा होता है कि एक से अधिक पेप्टाइड बनाते हैं, एवं बहुत से प्रोटीन एंजाइम नहीं। तब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक से अधिक पेप्टाइड बनाएगा लेकिन बहुत सारा प्रोटीन एंजाइम नहीं बनाएगा। इस सिद्धांत को परिवर्तन कर एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड कर दिया गया था। बाद में इसको बोला गया एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड कहा गया इसका। अब इसके संरचना की बात करते तभी हम लोग देखे भी थे, जो प्रोटीन का संरचना होता है वो किस प्रकार का होता है। एक तो ध्यान में रखना, प्रोटीन जो बनता है अमीनो अम्ल के जुड़ने के कारण बनता है, आपस में बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ता है तो उससे प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो अमीनो अम्ल होता है, तो यहाँ पर हम एक प्रकार के स्ट्रक्चर दिखाए थे अमीनो अम्ल का। ये जो अमीनो अम्ल होता है, ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल देखने को मिलता है प्रोटीन, इस बात को ध्यान में रखना है। संरचना का अगर बात करेंगे तो प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक देखने को मिलता है। हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसी का ये यौगिक होता है, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन की इसमें संख्या ज़्यादा मात्रा में रहता है। जो नाइट्रोजन के अलावा, इसमें नाइट्रोजन के अलावा हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर का बना होता है। इसमें नाइट्रोजन के अलावा भी और बहुत सारे तत्व देखने को मिलता है। कार्बन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है, फास्फोरस भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है, सल्फर भी रहता है। यह प्रोटोप्लाज्म का मुख्य हिस्सा होता है। तो ये कहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो प्रोटोप्लाज्म में जो हम लोग को पाया जाता है उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित 4 प्रकार के, इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 4 प्रकार का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थीय संरचना। ये चारों प्रकार का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है उसको हम लोग यहाँ से समझेंगे। तो जब दिया हुआ है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड जब भी बोलेगा मतलब अमीनो अम्ल का जो चेन होता है जो बन जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी कहते हैं। चेन में अमीनो अम्ल रेखीय क्रम में अवस्थित हो तो इस प्रोटीन का प्राथमिक संरचना कहलाता है। जैसे नया संश्लेषित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है, तो ये रेखीय चेन मतलब मान लो कि ये जो जुड़ते गया है, अभी हम दिखा रहे थे कि ये H2N है, H2COOH है, फिर यहाँ से आगे ये H2NCH2OH है। ये आपस में क्या होते जा रहा है? जुड़ते जा रहा है और जुड़कर ये सीधा ऐसे रेखीय संरचना बना रहा है, मतलब ऐसे सीधा संरचना बना रहा है। तो इसे रेखीय संरचना बनाता है, जब जुड़ते जाते हैं रेखीय संरचना बनाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक संरचना कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक संरचना कहते हैं। अगर हम लोग द्वितीयक संरचना का बात करेंगे, द्वितीयक संरचना कैसा होता है? जब प्राथमिक पॉलीपेप्टाइड, जब प्राथमिक वाला जो बना वो श्रृंखला मूल का कुंडली लाइक हो जाता है। कैसे कुंडली लाइक? मतलब इस प्रकार से ये हो जाता है, सीधा था अब ये ऐसे जुड़ गया, ऐसे हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक संरचना कहते हैं। ये प्रोटीन का द्वितीयक संरचना कहलाता है। अगर तृतीयक संरचना का बात करेंगे तो जब पॉलीपेप्टाइड का लंबा चेन बहुत ज़्यादा मूल का गोलाकार आकार का ग्रहण कर लेता है तो प्रोटीन का तृतीय। अब यही देखो, इसी का लंबा चेन ये जो है इसमें ज़्यादा मुड़ का, इसमें उसमें थोड़ा सा कम मुड़ा हुआ रहता है, इसमें जो रहता है थोड़ा कम मुड़ा रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे मुड़ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक संरचना कहते हैं। मतलब पूरी तरह से ये गोलाकार ऐसे नम ऐसे एक ऊपर एक ऐसे देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है, तो इसको हम लोग तृतीयक संरचना कहते हैं। चतुर्थीय संरचना का अगर बात करें, इसमें अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद रहते हैं। तो इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है? अब मान लो कि ये एक हो गया, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक दूसरा इसी के ऊपर ऐसे हो सकता है, या तीसरा एक ऐसे इसी के ऊपर ऐसे हो सकता है। तो एक ऊपर एक बहुत सारे क्या होता है? बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग चतुर्थीय संरचना कहते हैं। उसमें एक पॉलीपेप्टाइड का चेन नहीं रहेगा, उसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड का चेन देखने को मिलता है, उसको हम लोग चतुर्थीय संरचना कहते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोटीन संश्लेषण के आधारीय क्रियाविधि, उसका क्रियाविधि क्या होता है उसका बनने का, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ से समझेंगे।
डीएनए या इनके अनुपस्थिति में आनुवंशिक आरएनए का नियंत्रण में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए का बात करें या अनुपस्थिति के आनुवंशिक जो होता है डीएनए आरएनए ही नियंत्रण करता है प्रोटीन का संश्लेषण में। यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण संबंधित आवश्यक सूचना डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड में रहती है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है आनुवंशिक पदार्थ होने के कारण किसी पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण संबंधित आवश्यक सूचना कहाँ पे रहता है? डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड में रहता है। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड में रहता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजनी जो बेस होता है, नाइट्रोजनी जो क्षार होता है, श्रृंखला के किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के अमीनो अम्ल के क्रम एवं उसकी संख्या को निर्धारित करती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, अभी से पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होता था? जो डीएनए का रज्जु बनता था, तो रज्जु जो बनता था उसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते थे। एक रज्जु को जो निर्माण होता था उसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कहते थे। ठीक, तो उसी में नाइट्रोजनी क्षार के श्रृंखला के किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का अमीनो अम्ल के क्रम में उसकी संख्या निर्धारित किया जाता है कितना होना चाहिए। केंद्रीय डोमना। अब केंद्रीय डोमना क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए न्यूक्लिक अम्ल से आनुवंशिक सूचना, अब देखो प्रोटीन का अगर संश्लेषण करना है तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उससे आनुवंशिक सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। आनुवंशिक सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। आनुवंशिक सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, यानी डीएनए से विभिन्न प्रकार के आरएनए ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनते हैं। तो देखो अब यहाँ बोला जा रहा है कि डीएनए से ही विभिन्न प्रकार के आरएनए ट्रांसक्रिप्शन द्वारा बनते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन द्वारा क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन द्वारा आरएनए का निर्माण होता है और यही आरएनए ट्रांसलेशन करके क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अभी हम लोग देखो सब प्रोसेस ध्यान में रखना है। रेप्लिकेशन किसको कहते हैं? कोई पूछेगा रेप्लिकेशन क्या है, तो एक डीएनए से नया डीएनए का निर्माण को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो डीएनए से आरएनए को निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसलेशन क्या है? तो आरएनए से प्रोटीन के निर्माण को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट को लिखना है। पॉइंट में सबसे पहले लिखना है रेप्लिकेशन। तो इसी स्ट्रक्चर को बना ले सबसे अच्छा तो यही डॉट करके इस स्ट्रक्चर को बना लिया जाए, याद रहेगा। इस स्ट्रक्चर को बना लिया जाए। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि डीएनए से ही डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ये लिख लेना है, डॉट करके ये पॉइंट लिख लेना है और इसको याद भी रखना है, इसलिए कि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है कि रेप्लिकेशन किसको कहते हैं? तो आरएनए से आरएनए का निर्माण को, डीएनए से आरएनए के निर्माण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, उसको हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। फ्रांसिस क्रिक के अनुसार द्विगुणन के अलावा डीएनए अपनी सूचनाओं का संदेशवाहक आरएनए द्वारा कोशिका द्रव में भेजा जाता है। तो ये पहले भी देखे थे, डीएनए अपना जो सूचना होता है वो किसके? एमआरएनए के द्वारा कोशिका द्रव में अपना सूचना को भेजता है, जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आनुवंशिक सूचना के प्रवाह को निम्नलिखित 3 चरण में यहाँ पे दिखाया गया है। द्विगुणन या इसको हम लोग रेप्लिकेशन यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से नया डीएनए का निर्माण। इसमें डीएनए के अणु ठीक प्रतिलिपि टेम्पलेट द्वारा तैयार किया जाता है। हम लोग पता इसको बारे में पढ़ भी लिए थे कि इसमें क्या होता है? डबल रज्जु संरचना होता है। एक रज्जु इसमें क्या हो जाता है? टूट जाता है और दोनों में एक एक नया रज्जु का जुड़ना क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, नया डीएनए का निर्माण होता है। प्रतिलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में भी नाम याद रख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं, पेपर दोनों में रहता है तो वहाँ से नाम चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में ही नाम लिखा हुआ देखने को मिलता है। अभी रेप्लिकेशन में क्या होता है? तो आनुवंशिक सूचना डीएनए से आरएनए में हस्तांतरित, इस चरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? जब आरएनए में इसको हस्तांतरित किया जाता है, उस सूचना को भेजा जाता है, तो उसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या उसी को हम लोग डीएनए से आरएनए का निर्माण भी बोलेंगे। उसके बाद ट्रांसलेशन का क्रिया होता है। ट्रांसलेशन का क्रिया किस प्रकार से? तो यहाँ पे
आनुवंशिक सूचनाओं का mRNA से प्रोटीन संश्लेषण में परिवर्तन को स्थानांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। तो वही है कि जब आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है, सूचना जो आरएनए में होता है, mRNA के पास जो सूचना डीएनए से मिला हुआ रहता है वो mRNA के पास रहता है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन का वही संश्लेषण करने में मदद करता है, उसी को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। आनुवंशिक सूचनाओं के एक दिशा में होने वाले प्रवाह का अपवाद एच टेमेमिस या एवन डी बेल्टीमोर ने 1970 में खोजा था। तो ये जो आनुवंशिक सूचना का जो प्रवाह होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। 2 साइंटिस्ट का नाम दिया जो 1970 में खोजा गया था। इन लोगों के अनुसार कुछ वायरसों में ट्रांसक्रिप्शन की दिशा उल्टी होती है। तो कुछ वायरस में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो उल्टा होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये वायरस में सिर्फ देखने को मिलेगा, बात को ध्यान में रखना है। इस वायरस में तो इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये उल्टा होने का मतलब ये है कि आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। ये कैंसर के रोग को समझने में इसके काफ़ी मदद मिलती है। सूचनाओं के प्रवाह अब इस प्रकार से होता है। अगर यहाँ पे हम लोग वायरस का बात करें, किसका बात करें, अगर वायरस का बात करें तो इसमें हम लोग को कुछ उल्टा देखने को मिलता है। अगर वायरस में बात करेंगे तो ये दोनों प्रकार से होता है, तो इसको भी बना लेना है। लेकिन ये किसके लिए होता है, जब वायरस होगा तभी जाकर ऐसा उल्टा हम लोग को देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये नहीं होता है। वायरस के लिए वायरसों में लिख लेना है। तो वायरसों में क्या होता है, तो वायरस में भी यहाँ पर डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, रेप्लिकेशन। लेकिन जब आरएनए से क्या होगा, एक नया चीज इसमें देखने को मिलता है। आरएनए से क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज उल्टा होता है, आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। आरएनए से प्रोटीन का भी निर्माण होगा, लेकिन आरएनए से डीएनए का निर्माण होगा तो उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। आगे जो पढ़ना है हम लोग आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसमें हम जितना बोलेंगे उतना चीज़ें याद रखना है, उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, तो प्रोटीन के अमीनो अम्ल के क्रम एवं संख्या का निर्धारण न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजन बेसों के क्रम पर निर्भर करती है। अब देखो, अमीनो अम्ल जो होता है, तो अमीनो अम्ल एवं संख्या का निर्धारण न्यूक्लिक अम्ल ऑब्वियसली डीएनए में पाया जाता है। अमीनो अम्ल क्या होता है, तो प्रोटीन का पार्ट होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल नाइट्रोजन बेस के क्रम, नाइट्रोजन बेस किस प्रकार से जुड़ा हुआ उसके क्रम में, उसी क्रम में ये निर्धारित किया जाता है। डीएनए से आनुवंशिक सूचनाएं mRNA द्वारा संचालित होता है। ये हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, उसको ध्यान में भी रखना है। डीएनए से आनुवंशिक सूचना किसके पास जाता है, तो mRNA द्वारा संचालित किया जाता है। ये प्रोटीन के पास लेके जाता है, जहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है। प्रयोगों से ये पता चला है कि एक अमीनो अम्ल के लिए संदेशवाहक के रूप में, एक अमीनो अम्ल का निर्माण करने के लिए संदेशवाहक के रूप में 3 नाइट्रोजनी क्षार का समूह ट्रिपलेट होता है। मतलब देखो, अब देखो, एक अमीनो अम्ल के जो संदेशवाहक के रूप में 3 नाइट्रोजनी क्षार भेजा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। तो याद रखना, एक अमीनो अम्ल के बनने के लिए 3 नाइट्रोजनी क्षार का उपयोग किया जाता है। एक अमीनो अम्ल बनने के लिए 3 नाइट्रोजनी क्षार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। इस ट्रिपलेट को हम लोग कोडोन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोडोन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट जो होता है इसको हम लोग कोडोन कहते हैं। ठीक है, चीज़ को याद रखना है, एक अमीनो अम्ल के लिए जो संदेशवाहक होता है सूचना, वो डीएनए जो होता है उसमें नाइट्रोजनी क्षार जो होता है 3 नाइट्रोजनी क्षार होता है। कितना होता है, 3 नाइट्रोजनी क्षार का जरूरत पड़ता है। 3 नाइट्रोजन क्षार लिख सकते हैं। 3 नाइट्रोजन क्षार की आवश्यकता पड़ता है, जिसको ये 3 नाइट्रोजन क्षार जब एक साथ रहता है तो उसको हम लोग कोडोन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोडोन के नाम से जानते हैं। सूचना स्थानांतरण का कार्य mRNA के नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। तो ये mRNA के नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं, जिसकी संख्या सिर्फ 4 होती है। हमको पता है कि डीएनए
हो या आरएनए हो, हम लोग यहाँ पर डीएनए का ही बात करें, डीएनए ही सूचना भेज रहा है, तो डीएनए का बात करते हैं तो इसमें कुल नाइट्रोजनी क्षार कितना होता है? 4 होता है। कुल नाइट्रोजनी क्षार कितना होता है? 4 होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब 4 होता है, इसमें से भेजा कितना जा रहा है? 3 भेजा जा रहा है। कितना भेजा जा रहा है? 3 भेजा जा रहा है। ठीक है। जबकि आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। अमीनो अम्ल हम लोग कितना बनाना है? 20 बनाना आता है, 20 अमीनो अम्ल। अब हम बात करेंगे प्रोटीन में, तो प्रोटीन में कितना प्रकार का अमीनो अम्ल होता है? 20 होता है। तो देखो, एक अमीनो अम्ल के लिए 3 नाइट्रोजनी क्षार की आवश्यकता होता है। नाइट्रोजनी क्षार होता कितना है? 4 होता है। और हम लोग को जो अमीनो अम्ल बनाना है, कितना बनाना है? 20 बनाना है। हम लोग अमीनो अम्ल कितना बनाना है? 20 बनाना है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर बात करते हैं, इस प्रकार नाइट्रोजनी बेस की संख्या अमीनो अम्ल से कम होती है। तो इस प्रकार से अगर बात करेंगे, नाइट्रोजनी बेस की संख्या अमीनो अम्ल से ऑब्वियसली कम होता है। हम लोग के पास अमीनो अम्ल है 4, और एक अमीनो अम्ल के लिए हम लोग 3 नाइट्रोजनी क्षार चाहिए। हमको बनाना कितना है? 20। इस समस्या का समाधान के लिए कोडॉन का आविष्कार हुआ, इसीलिए इसको एक कोडॉन का इस्तेमाल आविष्कार किया गया। mRNA के नाइट्रोजनी बेस के एक अमीनो अम्ल को संदेश रखने तो सिर्फ 4 अमीनो अम्ल का ही संदेश रह पाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक नाइट्रोजनी क्षार बेस या क्षार बोले एक अमीनो अम्ल का संदेश रखते तो सिर्फ 4 अमीनो अम्ल का ही संदेश रख पाते। यदि यह 2 नाइट्रोजनी बेस के बने होते तो संदेशों की संख्या 4 × 4 16 हो पाते। यदि 20 अमीनो अम्ल का पर्याप्त नहीं होते, यदि 3 नाइट्रोजनी बेस मिलकर एक अमीनो अम्ल का जिम्मेवार होते तो कोडॉन 4 × 4 × 4 64 होते। अब ये कैसे निकाला जा रहा है, उस बात को ध्यान में थोड़ा सा रखना। यहाँ पे देखो, हमको नाइट्रोजनी क्षार चाहिए कितना? 4। परम्यूटेशन कम्बिनेशन अगर 11 क्लास का थोड़ा सा भी याद होगा तो ये समझ में आ जाएगा। हमको यहाँ पे क्या बोल रहे थे? अमीनो अम्ल कितना चाहिए? 20। इसको भी हम लोग भूल जाते हैं, 20 को चाहिए। हमको क्या करना है? एक अमीनो अम्ल के लिए 3 को चाहिए नाइट्रोजनी क्षार। हमको नाइट्रोजनी क्षार है कितना? 4। तो हमको मान लो 3 अंक का संख्या बनाना है, या 3 को अमीनो अम्ल यूज करना। हमको पता है कि अगर बात करते हैं तो 3 हम लोग को अमीनो अम्ल यूज करना है। तो हम लोग एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या होता है? यूरोसिन। इसमें थाइमिन नहीं आएगा, इसलिए कि आरएनए का बात हो रहा है। बात को ध्यान में रखना, ये आरएनए द्वारा सूचना को भेजा जा रहा है। आरएनए का बात हो रहा है, तो ये 4 नाइट्रोजनी क्षार है मेरे पास। यही 4 का यूज करके हमको 3 अंक का संख्या बनाना है बोल सकते हैं, या 3 नाइट्रोजनी क्षार का एक ग्रुप बनाना है। कि ये कितना बन सकता है? तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन बताया गया कि इसमें भी 4 भर सकता है, इसमें भी 4 भर सकता है, इसमें भी 4 भर सकता है। ये चारों में से कोई भी हो सकता है। ये 3 अंक का संख्या बोले या 3 अंक का हम लोग बोल सकते हैं। 3 प्रकार के यहाँ पे 3 नाइट्रोजनी क्षार आएगा। तो ये कितना 3 प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार कितना प्रकार का बन सकता है 4 का यूज करके? ये 4 × 4 × 4 हो जाता, तो ये कितना आ जाएगा? 64। मतलब हम लोग 64 प्रकार के अलग अलग 64 प्रकार के क्या कर सकते हैं? 64 प्रकार के एक ग्रुप बना सकते हैं, कोडॉन बना सकते हैं। उसको लोग कोडॉन ही बोल रहे थे। तो 64 प्रकार के कोडॉन बना सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि हम लोग अगर 4 नाइट्रोजनी क्षार का यूज करना है, इसमें से एक बार में 3 ही का यूज करना है, एक बार में कोई 3 ही का यूज करना है। 3 में से कोई रिपीटेशन भी कर सकता है, तो यहाँ पर यू भी हो सकता है, तीनों के तीनों। ठीक है। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो ये परम्यूटेशन कम्बिनेशन का इस होता है 4 × 4 × 4 करते हैं, इसलिए 4 मेरे पास आए और हमको यहाँ पर 3 ही बनाना है, 3 को लेकर बनाना है। तो ये टोटल कितना हम लोग कम्बिनेशन बन जाएगा? 64 कम्बिनेशन बन रहा है। तो ये 64 कम्बिनेशन बन रहा है, मतलब 64 कोडॉन हो जा रहा है। अब 64 कोडॉन में हमको बनाना कितना है? 20 ही ना, आसानी से बन जाएगा। 64 कोडॉन है मेरे पास, और हम लोग को कितना अमीनो अम्ल बनाना है? 20 ही बनाना है। तो कोई ना कोई सूचना लेके चला जाएगा और जाके हमारा क्या होगा? अमीनो अम्ल का निर्माण करेगा। तो इसमें से कोई भी यहाँ पर 3 हो सकता है, इसमें से कोई भी ए भी हो सकता है, कोई रिपीटेशन कर सकते हैं। तो ये 3 क्या होगा? लेके जाएगा सूचना ले जाकर अब एक अमीनो अम्ल का निर्माण कर देगा। तो अब मेरे पास है 64 टोटल, और बनाना कितना है अमीनो अम्ल? 20 ही अमीनो अम्ल बनाना है।
तो हम लोग कोडॉन कितना बनेगा, टोटल 64 कोडॉन का निर्माण होगा। इस बात को ध्यान में आप रखना है। शायद यहाँ पर 64 कोडॉन को दिखाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 64 कोडॉन को दिखाया गया, 1 2 3 4, एक में 4 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 को लाइन है तो 16 चौका कितना हो गया 64। तो 64 कोडॉन को यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पहले यू, फिर यू सी यू ए यू, तो ये सब इस प्रकार से 64 कोडॉन बनाया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसमें 64 में से हम लोग 20 ही जरूरत पड़ेगा, इसलिए 20 हम लोग का अमीनो अम्ल कितना बनाना है, 20 ही अमीनो अम्ल का निर्माण करना है। तो अगर हम लोगों को कहीं पर क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ कोडॉनों की संख्या कितना पॉसिबल है, तो 64। कितना कोडॉन की संख्या पॉसिबल है, तो 64 कोडॉन पॉसिबल है। तो यहाँ पर डॉट करके लिख लेना है। देखना, एक 3 नाइट्रोजनी क्षार के समूह बनाने के लिए 3 नाइट्रोजनी क्षार के समूह बनाने के लिए 3 नाइट्रोजनी क्षार के समूह बनाने के लिए तो कुल 64 कोडॉन का निर्माण किया जा सकता है। कुल 64 कोडॉन का निर्माण किया जा सकता है। कुल 64 कोडॉन का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, पर हम लोग 64 कोडॉन इसमें बना सकते हैं। इसमें कुछ दिया जेनेटिक कोड के गुण। ये जो जेनेटिक कोड है इसका कुछ गुण होता है, प्रयोगों द्वारा जेनेटिक कोड के निम्नलिखित गुणों को वास्तव में सिद्ध किया गया है। एक नंबर इसमें दिया हुआ है ट्रिपलेट ग्रुप। जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट यानी 3 नाइट्रोजनी बेस के समूह में रहते हैं। तो ये 3 हमेशा नाइट्रोजनी बेस के समूह और संदेशवाहक आरएनए पर एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और 20 अमीनो अम्ल के लिए 64 कोडॉन होते हैं और इसलिए अमीनो अम्ल के लिए निश्चित तौर पर 1 से अधिक कोडॉन पाए जाते हैं। अब जैसे कि 20 ही बनाना है कितना कोडॉन 64 को है, मतलब एक अमीनो अम्ल के लिए 1 से ज़्यादा कोडॉन हम लोग के पास उपस्थित होते हैं। अप्रहासित कोड, चूंकि एक अमीनो अम्ल के लिए 1 से अधिक कोड उपस्थित होते हैं अतः ऐसे अतिरिक्त कोड जो होते हैं अप्रहासित कोड कहलाते हैं। अब मान लो कि 20 बनाना है, 64 वो है, तो 20 को यूज हुआ, बाकी सब क्या हो गया, बच गया। जो बच जाता है उसको हम लोग अप्रहासित कोड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रहासित कोड के नाम से जानते हैं। कोमा रहित रूप, ये क्या होता है, तो अमीनो अम्ल के कोडॉन के तुरंत बाद, जो कोडॉन होता है उसके तुरंत बाद दूसरे अमीनो अम्ल कोडॉन शुरू हो जाते थे। एक कंप्लीट होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, यानी 2 कोडॉन के बीच कोमा या विराम नहीं रहता है, मतलब तुरंत ही शुरू हो जाता है। कोई भी यहाँ पर एक खत्म हुआ तुरंत दूसरा शुरू हुआ, एक अमीनो अम्ल बना फिर दूसरा अमीनो अम्ल तुरंत बनना शुरू हो जाता है, दूसरा कोडॉन आ जाता है, दूसरा कोडॉन आकर दूसरा अमीनो अम्ल बनाना शुरू कर देता है। अतिछादित नहीं रहना, संदेशवाहक आरएनए के किसी कोडॉन के 3 में से 1 नाइट्रोजनी बेस का उपयोग 2 अलग अलग कोडॉन में नहीं होती है। अब वही चीज लिखा गया है कि संदेशवाहक आरएनए कोडॉन के 3 में से 1 नाइट्रोजन बेस का उपयोग, उसमें से 1 नाइट्रोजन बेस का उपयोग 2 अलग अलग कोडॉन में नहीं किया जाता है। उसमें जब 1 नाइट्रोजन बेस का उपयोग जो किया गया है वो 2 अलग अलग कोडॉन में कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो उसको हम लोग अतिछादित नहीं रहना चाहते हैं। स्पष्ट होना, कोडॉन की स्पष्टता नहीं होती है, कोई खास कोडॉन हमेशा एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल का कोड नहीं करता। अभी यहाँ पर ध्यान देना है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मान लो कि ये कोडॉन है GGA, तो ये जिस अमीनो अम्ल का निर्माण किया अगला बार भी वही अमीनो अम्ल का यही निर्माण करेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। ये हमेशा चेंजेबल होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे दिया है सर्वव्यापी, हर प्रकार के जीवधारियों में एक ही प्रकार के जेनेटिक कोड उपयोग होते हैं।
अब ये जो जेनेटिक कोड है ये हमेशा हर एक प्रकार के जीव में ये सारा जेनेटिक कोड उपयोग होता है, ऐसा नहीं कि अलग प्रकार में अलग उपयोग होगा। प्रयोगशाला में जीवाणुओं पर अध्ययन के बाद यह स्थापित किया गया था, तो इसको प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया गया था, जीवाणुओं के ऊपर इसका अध्ययन किया गया था। प्रारंभन कोडॉन, अब देखो दो होता है, एक समापन होता है। जहाँ अमीनो अम्ल जिस कोडॉन से बनना शुरू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभन कोडॉन का। अधिकांश प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड प्रथम अमीनो अम्ल के मिथिनोइन होता है, एवं जो सबसे पहले जो कोडॉन यूज होता है, जो शुरुआत में होता है, वो मिथियोनिन होता है। mRNA पर इसके लिए AGU या कभी कभी GUG कोडॉन रहते हैं। चेन बनने के पहले मिथियोनिन और फॉर्मुलेटेन होना आवश्यक होती है। वैसे कोडॉन पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की प्रक्रिया शुरू करते उसे AGU चेन प्रारंभ कोड कहते हैं। अब देखो ज़्यादातर जो प्रारंभ कोड होगा AGU यही स्टार्ट करेगा अमीनो अम्ल का निर्माण करना, या कभी कभी GUG भी स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रारंभिक कोडॉन डॉट करके लिखना है, प्रारंभिक कोडॉन इस लिखना है, प्रारंभिक कोडॉन AGU या कभी कभी GUG कोडॉन रहते हैं, इतना लिख लेना है। AGU ये कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, तो प्रारंभिक कोडॉन AGU हो सकता है, ज़्यादातर यही रहता है, या कभी कभी GUG भी रह सकता है। अगर समापन कोडॉन मतलब जो समाप्त करते हैं, तो 64 कोडॉन में 3 कोडॉन जो होता है उस पर समाप्त होता है, AUU, AUG और UGA होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन में समापन संकेत देते हैं, तो यही समापन का संकेत देता है, तो लिख लेना समापन कोडॉन 3 कोडॉन होते हैं। समापन कोडॉन 3 कोडॉन होते हैं, UAA, UAG एवं UGA होते हैं। बस इतना लिख लेना। ये समापन कोडॉन याद रखना है और प्रारंभन कोडॉन याद रखना है, इसलिए कि ये कभी कभी पूछ देता है। आगे जो टॉपिक पढ़ना है उत्परिवर्तन एवं जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना है। इसको ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।